नमस्कार, मैं मानसी तोमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आपका स्वागत है देश और दुनिया की बड़ी और ताजा खबरों में। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली प्रदूषण के बिगड़ते हुए हालातों पर। दूसरी खबर है महाराष्ट्र से, जहां चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और हिंसा हो गई है शुरू। पूर्व गृह मंत्री पर हमला हुआ है और राजनीतिक पार्टियां काफी गुस्से में हैं। तीसरी खबर में जायजा लेंगे प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का, जहां प्रधानमंत्री G20 समिट में भाग लेने के साथ साथ दूसरे देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहे हैं और इसमें इटली की प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। चौथी खबर है मणिपुर से, जहां निकलने वाली है कॉफिन रैली उन 10 युवाओं के लिए जिन्हें सीआरपीएफ ने तो उग्रवादी बताया है, लेकिन कुकी के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पांचवी खबर है इंडियन कोस्ट गार्ड ने कैसे बचाया भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी जहाज के चंगुल से। फिर बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर हो गई है और कई इलाकों में AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के सीवियर प्लस या गंभीर प्लस स्तर पर पहुंच गया है। लगातार 7 दिनों से इस क्षेत्र में घना स्मोक छाया हुआ है, जिससे स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कक्षा 10 और 12 की फिजिकल क्लासेस स्थगित कर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU ने भी कक्षाएं ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को GRAP ग्रेजुअल रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के फेज 4 के तहत सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य परामर्श जारी करते हुए संवेदनशील वर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी है। संवेदनशील वर्गों में खास तौर से वो लोग आते हैं जिन्हें पहले से ही सांस की बीमारी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने पराली जलाने को प्रदूषण का मुख्य कारण बताया है और केंद्र सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल उठाया है कि क्या दिल्ली प्रदूषण के कारण राजधानी बने रहने योग्य है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कोयलों के संयंत्र बंद करने और बसों के विद्युतीकरण जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन समस्या के समाधान के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे सीमावर्ती राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं के कारण भी होती है। महाराष्ट्र और झारखंड में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही दिन को एक ही फेज में चुनाव हो रहे हैं और इसके चलते प्रचार अभियान सोमवार को समाप्त हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने भाग लिया। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में हुए विभाजन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति, जिसमें शिंदे गुट शिवसेना, एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है, सत्ता बनाए रखने की कोशिश में है, जबकि विपक्षी MVA महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी शामिल हैं, सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। प्रमुख मुद्दों में जाति आधारित जनगणना, संविधान की रक्षा और सोशल जस्टिस शामिल है। झारखंड में इंडिया ब्लॉक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भाजपा को चुनौती दे रहा है। संताल परगना क्षेत्र, जहां 18 सीटें हैं, निर्णायक साबित हो सकती है। इससे पहले सांगली में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर से करते हुए उन्हें राजनीतिक रूप में सबसे खतरनाक बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर झांसी के अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत के बावजूद महाराष्ट्र में रैलियां जारी रखने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे घरेलू संकटों जैसे मणिपुर की हिंसा की अनदेखी कर विदेश यात्राओं को प्राथमिकता देते हैं। सांगली के निर्दलीय उम्मीदवार विशाल पाटिल पर खड़गे ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख पर नागपुर में पथराव हुआ, जिसमें वह घायल हो गए। यह हमला
कटोल जलालखेड़ा रोड पर हुआ जब वे नरखेड़ गांव से लौट रहे थे। उनकी कार की विंडशील्ड और खिड़कियां टूट गई और वे खून से लथपथ अस्पताल पहुंचाए गए। इस घटना की आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने काफी कड़ी निंदा की है। अरविंद केजरीवाल और प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया है, जबकि कांग्रेस के नेता बालासाहब थोराट ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। यह घटना कटोल विधानसभा क्षेत्र में सलील देशमुख और भाजपा के उम्मीदवार चारण सिंह ठाकुर के बीच मुकाबले के दौरान हुई है। इस हमले ने राज्य में कानून व्यवस्था और चुनावी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस हमले की पुलिस जांच अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश यात्रा पर है। वह G20 समिट में भाग लेने के लिए इस समय ब्राजील में है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। इन मुलाकातों का उद्देश्य भारत की वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना और साझा चुनौतियों का समाधान ढूंढना है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ बैठक में भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की है, खासकर अंतरिक्ष, ऊर्जा और एआई जैसे क्षेत्रों में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से प्रधानमंत्री मोदी की कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली मुलाकात है और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार, ग्रीन एनर्जी और सुरक्षा पर कीर स्टारमर के साथ बात की है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन्स गाहर स्टोरे के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और आर्कटिक अनुसंधान पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 75 वर्षों के कूटनीतिक रिश्तों की उपलब्धियों पर बात की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इटली और स्पेन के प्रधानमंत्रियों के साथ भी मुलाकात की और उनके साथ व्यापार, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने G20 सत्र में भारत के गरीबी उन्मूलन प्रयासों को साझा किया। इन बैठकों से भारत की वैश्विक भूमिका और कूटनीतिक प्रभाव को सुदृढ़ता। अब चलते हैं मणिपुर की तरफ, जहां हिंसा का दौर जारी है। एनपीपी के बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी अब इस हिंसा को लेकर तेज होने लगी है। मणिपुर में कुकी संगठनों ने मंगलवार को चूड़ाचांदपुर में कॉफिन रैली का भी ऐलान कर दिया है। यह 11 नवंबर को सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 कुकी जो युवाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित की जाएगी। रैली में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों से काले कपड़े पहनकर शामिल होने का आह्वान किया गया है। रैली में मृतकों को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रतीकात्मक कॉफिन लाए जाएंगे, जबकि शव स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि मृतक उग्रवादी थे जो सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। वे जिरीबाम जिले में बोरो बेखरा पुलिस स्टेशन और सीआरपीएफ कैंप पर हमले की योजना बना रहे थे और उन्होंने 6 लोगों का अपहरण किया था। मणिपुर में जातीय हिंसा बढ़ने से 220 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं मणिपुर सरकार ने केंद्र से एएफएसपीए की समीक्षा करने और कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। असम ने मणिपुर के साथ लगी हुई अपनी सीमा को सील कर दिया है ताकि अवांछित तत्व उनके राज्य की सीमा में न आए। भारतीय तटरक्षक या इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने रविवार को पाकिस्तान के समुद्री बल द्वारा भारतीय मछुआरों के अपहरण के प्रयास को नाकाम कर दिया। यह घटना उस समय हुई जब आईसीजी को काल भैरव नाव से एक संकट संदेश मिला, जिसमें मछुआरों ने बताया कि उन्हें एक पाकिस्तानी जहाज ने पकड़ लिया है। तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए आईसीजी ने पीएमएस नुसरत जहाज का पीछा किया, जो भारतीय जल क्षेत्र से मछुआरों को ले जाने की कोशिश कर रहा था। 2 घंटे तक चली इस दौड़ में आईसीजी ने पाकिस्तानी जहाज को घेरकर मछुआरों को सुरक्षित निकाला। हालांकि काल भैरव नाव डूब गई और उसे नुकसान हुआ, लेकिन मछुआरों को सुरक्षित स्थिति में बचा लिया गया। बचाव के बाद आईसीजी ने मछुआरों को ओखा हार्बर वापस लाकर एक संयुक्त जांच शुरू की है, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हैं।
इस घटना ने भारत की समुद्री सुरक्षा के प्रति सतर्कता को दर्शाया है और उससे यह साफ हुआ है कि भारत अपनी समुद्री सीमा की रक्षा में कोई समझौता नहीं करेगा। यह घटना भारत पाकिस्तान समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को भी उजागर करती है और भारतीय तट रक्षक की तत्परताओं को भी दिखाती है। इन खबरों के अलावा कुछ अन्य खबरें हैं, जिसमें सबसे पहली खबर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी और बाबा सिद्दीकी की हत्या जैसे हाई प्रोफाइल अपराधों में शामिल होने के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद हुई है और भारत अब उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। दूसरी खबर है के.एस. मूर्ति भारत के अगले कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे, या फिर इसे संक्षिप्त में कैग के नाम से भी जाना जाता है। कैग भारत सरकार के खर्चों को ऑडिट करता है। तीसरी खबर है तिरुमाला टेम्पल बोर्ड ने आंध्र सरकार को खत लिखा है और उन्होंने मांग की है कि नॉन हिंदुओं को तिरुमाला बोर्ड से हटाया जाए। चौथी खबर है स्वरा भास्कर ट्विटर पर काफी ट्रोल हो रही है। स्वरा भास्कर अपनी लिबरल सोच के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वह मौलाना सज्जाद नोमानी से मिलने के कारण ट्रोल हो रही है। मौलाना सज्जाद नोमानी महिलाओं की शिक्षा की खिलाफत करने के लिए जाने जाते हैं। आखिरी खबर है गुजरात में 15 एमबीबीएस छात्रों को रैगिंग के दौरान एक छात्र की मारे जाने के कारण गिरफ्तार किया गया है। ये सब छात्र एमबीबीएस के छात्र हैं और मारा गया छात्र भी एमबीबीएस का छात्र था, जिसे 1 महीने के अंदर ही रैगिंग के कारण जिसकी मौत हो गई है। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए।